गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं बीकॉम फाइनल ईयर। मैंने आपको कल जो है वो करवाया ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी क्या होती है और उसके लिए तीन तरह के एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट एंड नॉट कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी एक्ट। तो एक एक इलस्ट्रेशन जो है मैंने आपको करवाई और ध्यान से आपने देखना है। ये चैप्टर बहुत लंबा नहीं है लेकिन थोड़ा सा टिपिकल है, आपने ध्यान रखना है प्रोविजंस का इसके। तो पेंशन एंड नेक्स्ट जो है ग्रेच्युटी के बाद हमने करना है वो पेंशन है एंड कम्यूटेशन ऑफ पेंशन है। फिर से मैं रिपीट करती हूँ कि हम इसके लिए जो बुक यूज़ कर रहे हैं बाय डॉक्टर H.C. मेहरोत्रा, साहित्य भवन आगरा पब्लिकेशन की बुक है। तो कम्यूटेड पेंशन को देखो, जब भी कोई एम्प्लॉय रिटायर होता है, सरकारी या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो उसको पेंशन जो है वो मिलती है। अगर पेंशन मिलती है तो वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होती है, और अगर इवन वो इंडिया में जॉब करने के बाद, रिटायर होने के बाद फॉरेन में सेटल हो जाता है तो उसकी पेंशन इंडिया में ही टैक्सेबल मानी जाएगी, क्योंकि वो एक्रू और अराइज जो है वो इंडिया में हो रही है। ये आपको पता होना चाहिए। हमने रेजिडेंशियल स्टेटस में ये सारा बहुत अच्छे से किया है। उसके बाद है कि अगर एम्प्लॉय चाहे तो जो उसे पेंशन मिल रही है उसका कुछ भाग वो कम्यूट करा सकता है और इकट्ठा ले सकता है। तो ये सरकारी नियम है, इनके पीछे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। कैलकुलेशंस होती हैं तो वो आपको एक मुश्त राशि जो है वो मिल जाती है। लेकिन जो एक मुश्त राशि मिलेगी, इकट्ठा अमाउंट मिलेगा, वो आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के केस में फुल्ली एग्जम्प्ट होगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के केस में फुल्ली एग्जम्प्ट होगा, लेकिन जो सेमी गवर्नमेंट या दूसरे एम्प्लॉयज़ हैं उनके केस में जो है, अगर आपको ग्रेच्युटी मिलती है तो जितना पेंशन पाने का वो अधिकारी है, कुल टोटल पेंशन उसका एक तिहाई भाग जो है वो कम्यूटेड वैल्यू तक क्या होगा, एग्जम्प्ट है। और अगर उसे ग्रेच्युटी नहीं मिलती है तो फिर 1/2 तक वो क्या माना जाएगा, एग्जम्प्ट जो है वो माना जाएगा। इसी तरह अगर एक इंडिविजुअल को भारतीय LIC द्वारा 1 अगस्त 1996 के बनाए गए नए पेंशन रूल के मुताबिक कम्यूटेड अमाउंट जो है वो मिलता है तो वो भी कर मुक्त होगा, विद सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि एम्प्लॉई ने उसके लिए क्या दिया हो, कंट्रीब्यूशन जो है वो दिया हो। तो अनकम्यूटेड और मंथली पेंशन टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉयज़। कम्यूटेड पेंशन जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए एग्जम्प्ट है और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है इफ़ ही इज़ इन रिसिप्ट ऑफ ग्रेच्युटी 1/3 ऑफ कम्यूटेड वैल्यू ऑफ 1/3 ऑफ पेंशन इज एग्जम्प्ट, एंड इफ़ ही डज नॉट रिसीव ग्रेच्युटी तो 1/2 ऑफ पेंशन इज एग्जम्प्ट। तो इसमें दो इलस्ट्रेशंस दी हुई हैं, हम दोनों करेंगे। देखो, Mr. Suresh is getting pension of 12,000 per month from a company. During the previous year he got his 2/3 pension commuted and received 7,30,000. Commute the amount exempted if he also received gratuity. He does not receive gratuity. Mr. Suresh, पहले हम केस देखेंगे कि he receives gratuity। रिसीव करते हैं ग्रेच्युटी ऑफ 1/3, तो कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन कितनी है? कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन 7,38,000। और अगर वो सारी की सारी जो है वो करता तो कम्यूटेड वैल्यू ऑफ फुल पेंशन जो है वो कितनी हो जाती? 7,38,000 इंटू 3/2, 11,07,000। अब वो ग्रेच्युटी रिसीव कर रहा है तो उसकी कितनी एग्जम्प्ट होगी? 11,07,000 का 1/3, 11,07,000 का 1/3, जो कि कितना हो जाएगा? 3,89,000। एग्जम्प्ट पार्ट कितना हो जाएगा? 3,89,000। लेकिन टैक्सेबल पार्ट जो है निकालने के लिए क्या करेंगे? एक्चुअल रिसीव्ड कितना है? 7,38,000 माइनस एग्जम्प्टेड पार्ट 3,89,000, तो बाकी क्या हो जाएगा? आपका टैक्सेबल जो है वो हो जाएगा। ठीक है, मैंने शायद यहाँ गलत लिख दिया, 3,69,000 है, तो एग्जम्प्ट पार्ट जो है 3,69,000 जो है वो हो जाएगा आपका, अगर वो ग्रेच्युटी रिसीव
नहीं करता है। और अगर वो ग्रेच्युटी रिसीव नहीं करता तो यहाँ पर सेम रहेगा अमाउंट। तो आपने फुल कम्यूटेड पेंशन कितनी हो जाएगी, 11,07,000, और हाफ पेंशन जो है उसकी एग्जम्प्ट हो जाएगी। हाफ कितनी हो जाएगी, 11,07,000 का 1/2, 11,07,000 का 1/2 वो कितना हो जाएगा आपका 5,53,500 एग्जम्प्ट हो जाएगा। बाकी क्या हो जाएगा, टैक्सेबल जो है वो हो जाएगा। बाकी क्या हो जाएगा, टैक्सेबल जो है वो हो जाएगा। मतलब इतना से आपने फुल वैल्यू निकाल लेनी है, लेकिन लेस करते हुए ध्यान रखना है कि वो एक्चुअल में से ही लेस होगा, वो एक्चुअल में से ही लेस होगा। ये चीज़ जो है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है, आपने ध्यान रखनी है। उसके बाद इसमें है 7th इलस्ट्रेशन, ध्यान से देखो। ए रिटायर्ड फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विसेज ऑन May 31st, 2019. He received a pension of 10,000 per month. On January 31st, 2020, he got a lump sum pension of 5 lakh on 1st January 20. Commuted value of pension 1/4. Calculate taxable pension. उसने पहली लाइन ही लिख दी कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में जो कम्यूटेड पेंशन होगी वो क्या होगी, एग्जम्प्ट होगी। बस हम उसकी पेंशन जो है वो टैक्सेबल हो जाएगी। पेंशन देखो उसने कब वो रिटायर हुआ है, 31 मई को। 31 मई को रिटायर हुआ है, तो 31 उसके बाद 1 जून से लेकर उसको जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 8 महीने जो है उसको क्या मिलेगी, 10,000 सैलरी मिलेगी। कितनी मिलेगी, 10,000 पेंशन मिलेगी, सॉरी पेंशन 10,000 जो है वो मिलेगी, 80,000। और उसके बाद उसने 1/4 कम्यूट करा ली। उसने क्या किया, 1/4 कम्यूट करा ली है। 1/4 10,000 का कितना हो गया आपका 7,500। 1/4 कितना हो गया 2,500। अब उसको कितनी पेंशन मिलेगी, 10,000 माइनस 2,500, क्योंकि उसने उसका एक मुश्त अमाउंट ले लिया। 2 महीने जनवरी और फरवरी, 1 फरवरी 1 मार्च, तो उसका जो है पेंशन कितनी हो जाएगी, 2 महीने की 15,000, 80,000 और 15,000 जो है 95,000 जो है टैक्सेबल उसकी पेंशन हो जाएगी। टैक्सेबल पेंशन, क्योंकि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है इसलिए कम्यूटेड वैल्यू जो है वो टैक्सेबल नहीं होगी। ये आपने ध्यान में रखना है। दूसरा इसका बी पार्ट है, मिसिज एक्स retired from A Limited on 31st July 2019. She got a pension of 6,000 per month. उसको पेंशन मिलती है अप टू 31 दिसंबर। तो आपकी पेंशन होगी अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने आपको 6,000 रुपये मिली। शी गॉट 7 लाख ऑन 1 जनवरी कम्यूटेड वैल्यू ऑफ 75% ऑफ पेंशन। शी आल्सो रिसीव्ड अ ग्रेच्युटी ऑफ 50,000 एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। अब हमने उसकी वैल्यू जो है वो निकाल लेनी है। उसको 7 लाख जो है कम्यूटेड वैल्यू का मिला, वो था 70%। अगर वो फुल कम्यूट कराता तो कितना मिलता उसको, 10 लाख रुपया। कितना मिलता, 10 लाख रुपया। और वो ग्रेच्युटी जो है वो रिसीव कर रहा है, तो उसका जो एग्जम्प्ट पार्ट है वो कितना हो जाएगा, 1/3 जो है वो एग्जम्प्ट हो जाएगा, 3,33,300। ठीक है। और टैक्सेबल पार्ट क्या हो जाएगा, हम इसमें एक्चुअली लेंगे। एक्चुअल कितना है, 7 लाख माइनस 3,33,333, तो टैक्सेबल क्या हो जाएगा, 3,66,667। तो ये आपके लिए ठीक है, क्लियर है। और उधर से उसको, ये तो अमाउंट हमने वर्किंग नोट्स में भी कर सकते हो, वैसे भी दिखा सकते हो आप। जो उसको अब ये हमने कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि 70% उसने कम्यूट कराई है, तो 5 महीने तो उसको पेंशन कितनी मिली, 6,000। आपको 1 अगस्त से लेकर 31 दिसंबर तक 5 महीने बने, 6,000 इंटू 5 आपके हो गए 30,000। और उसके बाद जो है आपको 70% जो है वो कम्यूट करा लिया गया। तो आपको 70% कम्यूट करा लिया, 6,000 का 70% 4,200 हो गया। 1,800 जो है अब
उसको पेंशन जो है वो मिलेगी 3 महीने के लिए मिलेगी, जनवरी फरवरी मार्च 5400, 35,400 प्लस ग्रेच्युटी का जो टैक्सेबल पार्ट है आपका 3,66,667, वो टैक्सेबल जो है वो हो जाएगा। वो उसका टोटल कर लेना, आप कर सकते हो, तो वो सारा का सारा क्या माना जाएगा, टैक्सेबल जो है वो माना जाएगा। तो ये है आपका 2 टॉपिक्स अभी कवर हो गए। इसमें 5-6 टॉपिक्स हैं ग्रेच्युटी एक्ट में, सॉरी पेंशन में 5-6 टॉपिक्स हैं। ये 2 कवर हो गए आपके कवर्ड अंडर ग्रेच्युटी और आपका कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। उसके बाद जो है हमने अभी किया कम्यूटेशन ऑफ पेंशन, अब हम करेंगे अर्न्ड लीव सैलरी। ये तब होता है कि जब हम कुछ लीव्स ऐसी होती हैं जिनको अवेल नहीं करते, तो जब वो रिटायर होते हैं या नौकरी छोड़ते हैं तो उस समय उस लीव के बदले में हमें जो है वो अमाउंट जो है वो मिलता है। तो ये अमाउंट जो है कुछ हद तक टैक्सेबल होता है, कुछ हद तक एग्जम्प्ट होता है। इसके लिए भी हम एम्प्लॉयज़ को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के केस में ये फुल्ली एग्जम्प्ट होगा, किसी भी तरह का टैक्स जो है इसके ऊपर नहीं लगेगा। तो चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट से चाहे स्टेट गवर्नमेंट से आप रिटायर होते हैं, चाहे आप रिज़ाइन करते हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट लेते हैं, तो ये एग्जम्प्ट माना जाएगा। लेकिन नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के केस में जो है इसमें लोकल अथॉरिटीज़ और पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉयज़ भी जो है वो आ जाते हैं। वो किसी भी तरह से रिटायर होते हैं, प्री मेच्योर रिटायरमेंट लेते हैं या रेजिग्नेशन जो है वो देते हैं। तो चारों में से जो सबसे, यहाँ पर 4 चीज़ें हैं जो हमें देखनी है। 4 चीज़ों में से जो भी सबसे कम होगा वो एग्जम्प्ट माना जाएगा, बाकी जो एक्चुअल रिसीट में से लेस कर देंगे वो उसका टैक्सेबल पार्ट जो है वो आ जाएगा। तो इसमें जब वो रिटायर होता है जिस मंथ्स में, उससे ठीक 10 महीने के औसत वेतन के आधार पर 10 महीने की सैलरी, हमने जब रिटायर हुआ उससे ठीक 10 मंथ्स पहले की एवरेज सैलरी ले लेनी है और उसके आधार पर 10 मंथ्स की सैलरी कैलकुलेट करनी है। तो आप कहोगे कि फिर कैलकुलेट करने की, लेकिन ये एक रूल है इनकम टैक्स का, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। तो 10 मंथ्स के औसत वेतन के आधार पर आप 10 माह का वेतन लोगे और फिर आप मान्य अवधि के लिए सेवा में ना लिए गए अर्जित अवकाश की मान्य अवधि के लिए जो है औसत वेतन के आधार पर राशि कैलकुलेट करोगे। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्पेसिफाइड अमाउंट 3 लाख रुपया और एक्चुअली रिसीव्ड जो भी सबसे कम होगा। और मान्य अवधि को मैं बता दूं कि फॉर 1 साल की सर्विस के लिए 30 डेज जो है वो मानी जाती है। मान्य अवधि जो है वो 30 डेज जो है वो मानी जाती है। और यहाँ पर सैलरी का मतलब होगा बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस इफ़ फॉर रिटायरमेंट, बेनिफिट्स और कमीशन इफ़ ऑन फिक्स्ड परसेंटेज बेसिस। और एक से अधिक नियोक्ता से अर्न लीव लेने पर या पहले क्लेम करने पर, तो जो आपका 3 लाख का अमाउंट होगा पहले अगर वो क्लेम कर चुका है तो वो स्पेसिफाइड लिमिट में से क्या हो जाएगा, लेस जो है वो हो जाएगा। तो ये आपने लीव इनकैशमेंट फ्रॉम सैलरी दी हुई है। अगर ड्यूरिंग द जॉब लेता है फिर तो टैक्सेबल इन ऑल केसेस है, फिर वो क्या होगी, टैक्सेबल जो है वो होगी। कहीं कहीं ऐसा होता है कि जितनी आपने अवेल नहीं की लीव साल में, साथ के साथ भी ले सकते हो और बीच में भी ले सकते हो। लेकिन अगर वो रिटायरमेंट पे या प्री मेच्योर रिटायरमेंट पे रिजाइन करने के बाद लेता है तो उसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के केस में एग्जम्प्ट होगी और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के केस में हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा पिछले 10 माह के औसत वेतन के आधार पर 10 महीने का वेतन, और जिस साल जितना उसने अर्जित अवकाश नहीं लिया उसकी मान्य अवधि का वेतन, और स्पेसिफाइड लिमिट बाय द गवर्नमेंट 3 लाख और एक्चुअली रिसीव, चारों में से जो भी सबसे कम होगा वो उसकी क्या मानी जाएगी, एग्जम्पशन मानी जाएगी। और अगर एक से अधिक नियोक्ता है तो स्पेसिफाइड लिमिट में से जैसे ग्रेच्युटी में हमने लेस किया था वो लेस हो जाएगा जिसकी वो एग्जम्पशन अवेल कर चुका है। और सैलरी का मतलब यहाँ पर होगा सैलरी, बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस इफ़ फॉर रिटायरमेंट, बेनिफिट्स एंड कमीशन इफ़ ऑन फिक्स्ड परसेंटेज बेसिस। तो अब मैं इसकी इलास्ट्रेशन करवा रही हूँ, ध्यान से करना। ये जो इलास्ट्रेशन है ये है भी पे स्केल वाली है, ध्यान से करने वाली है। अगर ये आपको आ जाती है तो बाकी दोनों क्वेश्चंस जो है आप खुद कर सकते हो।
illustrations. तो देखो, श्री ओम प्रकाश was an employee of the company. He sought premature retirement from services on 1st November 2019 after completing 25 years of service. From August 2018, his basic pay scale was 18,900 24,300. मैंने आपको बताया है बेसिक अगर इस तरह का ग्रेड दिया होता है तो उसका मतलब उसकी सैलरी 1 अगस्त 2018 को 18,000 थी, जो बढ़कर 1 अगस्त 2019 को कितनी हो गई होगी, 18,900 जो है वो हो गई होगी. He had 7 months earned leave to his credit on the basis of 30 days per year. अगर मान्य अवधि जो है वो है 7 महीने की उसकी, टू हिज क्रेडिट लिखा हुआ है, विच वॉज अप्रूव्ड. हैंस ही वॉज पेड 1,32,300 एज सैलरी एंड 12,600 एज डियरनेस अलाउंस. इसका मतलब डियरनेस अलाउंस रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए है, ऊपर भी क्लियर लिखा हुआ है. तो ये दोनों जोड़कर जो है हमें क्या मिल जाएगी, एक्चुअल ग्रेचुटी लीव इनकैशमेंट जो है हमें मिल जाएगी. कम्यूट द अमाउंट रिगार्डिंग इनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव फॉर असेसमेंट ईयर 2021 इफ़ यू ज्वाइंड अनदर कंपनी ऑन 1 जनवरी 2020 एट 20,500 पर मंथ. चलो, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नई कंपनी, हमने यहाँ पर सिर्फ ग्रेचुटी कैलकुलेट करनी है. अब देखो कि 1 अगस्त 2018 को उसकी सैलरी कितनी थी, 18,000. और 1 अगस्त, ध्यान से देखना, 1 अगस्त 2019 को उसकी सैलरी कितनी हो गई, 18,900. अब वो रिटायर कब होता है, नवंबर में, 1 नवंबर में. हम पीछे जा रहे हैं, नवंबर में रिटायर होता है, तो अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, और उसका इंक्रीमेंट कब लगता है, 1 अगस्त में. इसका मतलब 3 महीने जो है उसने कितनी सैलरी अवेल की, 18,900. और उससे पहले अगस्त से पहले आ जाएगा जुलाई, जून, मई, मार्च, फरवरी, जनवरी, 2, 2, 4, 2, 6 और दिसंबर. और ये 7 महीने उसको कितनी सैलरी मिली, 18,000. तो 10 महीने का हमने औसत वेतन निकालना है ना, तो ये आपका आ जाएगा 56,700 और ये आपका आ जाएगा 1,36,000 और 1,26,000, सॉरी, कितना आ जाएगा, 1,26,000. और उसको क्या मिलता है, डियरनेस अलाउंस मिलता है. डियरनेस अलाउंस जो है उसकी सैलरी का पार्ट है, 1,800 पर मंथ. 10% जो है 10 मंथ्स का कितना हो गया, 18,000. तो उसकी 10 महीने की औसतन सैलरी आ गई 2,07,000. कितनी आ गई, 2,07,000. ध्यान से देखना, उसकी एवरेज सैलरी कितनी, 10 मंथ्स की सैलरी कितनी आ गई. जो 3 महीने उसने 18,900 लिया, हम पीछे चल रहे हैं, इसलिए 900 का इंक्रीमेंट जब नहीं लगा होगा तो उसकी 18,000 सैलरी होगी. वो 7 महीने की कितनी होगी, 1,26,000. और 10 महीने का आपका डियरनेस अलाउंस टोटल कितनी होगी, 2,07,000. और एवरेज सैलरी डिवाइडेड बाय 10 यानी 20,070. 20,070 कितनी हो गई, 20,070. और फिर हमने जो है, इतना आपको समझ में आ गया होगा, अब तो आना भी चाहिए क्योंकि हम बहुत कुछ कर चुके हैं. हम लगभग जो है वाइंड अप करने वाले हैं ये चैप्टर. 20,070 और 10 महीने का औसत वेतन लेना है आपने. ये वही आ जाएगा 2,07,000. 2,07,000 और 20,070 के हिसाब से ही 7 महीने की मान्य अवधि की हम कैलकुलेट करेंगे. मान्य अवधि की कितनी आ जाएगी, 1,40,490. 1,40,490. और मैक्सिमम अमाउंट स्पेसिफाइड बाय गवर्नमेंट कितना है, 3 लाख. ये एक हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट हो गया आपका 3 लाख. और फोर्थ पॉइंट है एक्चुअली रिसीव्ड. एक्चुअली रिसीव्ड कितनी है, 1,40,900. 1,40,900. इनमें से सबसे कम क्या है, आप देखो ध्यान से, 1,40,490. एग्जम्प्ट पार्ट क्या हो गया, 1,40,490. तो टैक्सेबल पार्ट क्या हो जाएगा, एक्चुअल रिसीव्ड. एक्चुअल रिसीव्ड कितनी है, 1,40,900.
ये किसका टोटल है, 1,40,900 जो है ये आपका दिया हुआ है बुक में 1,32,300 प्लस डियरनेस अलाउंस 12,600। कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, क्या दिया हुआ है 1,32,300 प्लस 12,600। तो 1,40,490 जो है एग्जाम्प्ट हो जाएगा, माइनस 1,40,490 जो है वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल पार्ट जो है वो हो जाएगा। टैक्सेबल पार्ट के लिए आप देखो कितना हो जाएगा, ये 3,410 जो है वो टैक्सेबल पार्ट हो जाएगा। तो ये है आपका लीव इनकैशमेंट। बाकी छोटे छोटे 2 क्वेश्चन इसमें और दिए हुए हैं जो आप खुद कर सकते हो। अब 2 टॉपिक्स इसमें, 2 या 3 रिट्रेंचमेंट रह गया है। एक तो रिट्रेंचमेंट पे कैसे पेमेंट होती है, एक वॉलंटरी रिटायरमेंट पे जो है वो कैसे पेमेंट होती है, वो हमने देखना है। और फिर हम जो है इसके क्वेश्चंस शुरू कर लेंगे। तो ये चैप्टर जो है इट इज़ लाइकली टू बी फिनिश्ड। कंपनसेशन है और कंपनसेशन ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट है। तो गुड डे बेटा, थैंक्स टू एवरीवन। आप लोग ये बुक यूज़ करो, HC मल्होत्रा की, क्वेश्चंस करो, कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछो। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और